बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ न्यूरल नेटवर्क। इसके दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखेंगे और थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के में जो हम एग्जांपल्स कंप्यूट करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि उन एग्जांपल्स को हम इम्प्लीमेंटेशन की साइड पे एड्रेस भी करें ताकि आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी मिल जाएं और जो आपके पास दूसरा फैक्टर है दैट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन, वो भी आपके पास अवेलेबल हो जाए। सो आपने अपनी साइड पे ये करना है, जस्ट पिन माय प्रेजेंटेशन स्क्रीन सो दैट यू कैन सी द प्रेजेंटेशन ऑन योर साइड। सो उसके बाद आपकी दोनों चीज़ें आपके पास जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। सो स्टार्टिंग विद माय लेक्चर न्यूरल नेटवर्क। सो न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास, मैं इसके बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड की तरफ नहीं जाऊँगा, उस इतना बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं कि आपको ये बता दें कि 1980s में न्यूरल नेटवर्क बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन लेट 70-80s में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बट इन लेट 80s इसकी पॉपुलैरिटी में थोड़ा सा फ़र्क आया। उसकी वजह ये थी कि न्यूरल नेटवर्क को कंप्यूट करने के लिए जो आपको कंप्यूटेशन रिक्वायर है दैट इज़ ह्यूज। जो मशीन्स उस वक्त अवेलेबल थी, उन मशीन्स को अगर हम देखें तो मशीन में उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इनको कंप्यूट कर सके, या अगर कैपेसिटी थी तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता था, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट न्यूरल नेटवर्क की तरफ लूज़ हुआ। बट इन 2000 यही इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो पाया गया आफ्टर 2000, क्योंकि अब हमारे पास जो मशीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन अवेलेबल थी। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आ चुका था, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग और क्लाउड का कॉन्सेप्ट भी आना शुरू हो गया था। सो दैट वाज द रीज़न कि इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ। अब इसके हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की तरफ जाते हैं। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को अगर हम देखें तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि अगर आप अपने डिफरेंट एरियाज़ को कनेक्ट करें विद डिफरेंट सेंसरी इनपुट, तो आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा अडेप्टिव नेचर का है। वो क्या करता है कि अगर आपने लेट्स से कि ऑडिटरी स्ट्रीम को प्रोसेस करने वाले जो आपके कॉर्टिसेस हैं उनके साथ अगर आप वीएन को कनेक्ट कर लेते हैं तो वो उसको भी प्रोसेस कर देता है। इसी तरह जो आपकी सोमैटोसेंसरी मेमोरी है, जिस तरह जो आपके टच के इफेक्ट्स को कंप्यूट करती है, उसके साथ भी अगर आप विजुअल जो इनपुट है, स्ट्रीम है, उसको कनेक्ट कर देंगे तो उसने उसको भी प्रोसेस किया। सो दैट वाज द मेन रीज़न फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ न्यूरल नेटवर्क। अभी जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है दैट इज़ अ सिंगल न्यूरॉन। सिंगल न्यूरॉन के हम उन एस्पेक्ट्स की बात करेंगे जिनको हम ट्रांसफॉर्म करके जो कंप्यूटेशनल न्यूरॉन है उसकी तरफ जा सकें। सबसे पहली चीज़ जो न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास इनपुट है दैट इज़ एक्चुअली डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास इनपुट है। देन वी हैव न्यूक्लियस एंड सेल बॉडी। सेल बॉडी न्यूक्लियस के बाहर वाला हिस्सा हो गया, और न्यूक्लियस एक्चुअली है जहाँ पे कंप्यूटेशन होती है। देन वी हैव एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल से फर्दर जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और इस न्यूरॉन के एक्सॉन के साथ एक्चुअली दूसरे न्यूरॉन का क्या कनेक्ट होगा, डेंड्रॉइड। अब रह गया एक्सॉन। एक्सॉन इज एक्चुअली योर आउटपुट। सो हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क है वहाँ पर जो एक न्यूरॉन है उसकी जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो एक तो हो गया आपकी इनपुट, दूसरी आपकी हो गई आउटपुट, और तीसरी आप जो कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हैं ये चीज़। इन तीन हिस्सों को लेते हैं और कंप्यूटेशनल न्यूरॉन की तरफ जाते हैं। सो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं डिफरेंट न्यूरॉन्स एक्चुअली कनेक्ट किस तरह करते हैं। सो न्यूरॉन का काम सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना है या डी एम्पलीफाई करना है। अभी आपको जो एक वीडियो नज़र आ रही है, इस वीडियो में अगर आप देखें तो आपके पास जो न्यूरॉन्स हैं वो फायर हो रहे हैं। जब फायर होते हैं तो वो न्यूरॉन आपको जो सा वो ब्राइटनेस नज़र आती है, जैसे ही वो इनएक्टिव होता है तो ब्राइटनेस ख़त्म हो जाती है। सो जब इसमें से सिग्नल पास कर रहा है तो इसका मतलब ये न्यूरॉन इस्तेमाल हो रहे हैं। एक ख़ास पैटर्न में न्यूरॉन्स इस्तेमाल होते हैं तो हमारे पास एक्चुअली रिकग्निशन या कोई भी कॉग्निटिव प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो दैट इज़ द कंप्लीट न्यूरल नेटवर्क।
अब हम इसके दूसरे एस्पेक्ट की तरफ आते हैं जिसकी हमने बात की थी कि हमने जाना है कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट्स की तरफ। कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट्स की तरफ देखें तो हमारे पास जो इनपुट है वो आपको x1, x2, x3 की सूरत में नज़र आ रही है। ये इनपुट एक्चुअली हमारे फीचर्स हैं। देन वी हैव θ1, θ2 एंड θ3। ये क्या चीज़ है? जब कभी भी आपके पास न्यूरॉन, एक न्यूरॉन की आउटपुट और दूसरे न्यूरॉन की इनपुट, यानी कि एक्सॉन टर्मिनल्स अटैच होते हैं डेंड्राइट के साथ, तो ये हिस्सा आपका एक्चुअली क्या बनता है? साइनैप बनता है। इसको आप साइनेप्टिक कनेक्शन भी कहते हैं। अब इस कनेक्शन की स्ट्रेंथ है या वीकनेस है कि इन दो न्यूरॉन्स का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ एक्चुअली द वेट। तो यहाँ पे जो आपको थीटा नज़र आ रहा है, ये थीटा क्या है? एक्चुअली वेट है। किसी जगह पर आपको ये डब्ल्यू की सूरत में नज़र आ रहा होगा। हमने जो चीज़ एक्चुअली यहाँ पे यूज़ की है दैट इज़ थीटा। तो किसी जगह पर अगर आपको डब्ल्यू लिखा हुआ आ रहा है तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। किसी जगह पे थीटा लिखा हुआ आ रहा है तो भी मसले वाली बात नहीं है असल में। सो हमारे पास θ1 हो गया, θ2 हो गया, θ3 हो गया, x1, x2, x3 हो गया। ये तीन इनपुट्स हो गई और उनके साथ कनेक्टेड लाइंस हैं जो जाके किसको कनेक्ट कर रही हैं? एक और न्यूरॉन को कनेक्ट कर रही हैं। एक्चुअली न्यूरॉन जहाँ पे वो कंप्यूटेशन होनी है दैट इज़ द न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो आपको इनपुट्स नज़र आ रही हैं तीन बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली आउटपुट ऑफ सम न्यूरॉन्स। लेकिन इस न्यूरॉन के लिए जिसको मैंने अभी, जिसके इनर पार्ट को न्यूक्लियस कहा है आपके सामने, दिस वन, इस न्यूरॉन के लिए जो ये x1, x2, x3 है ये इनपुट कैरी कर रहे हैं। इनके पीछे फर्दर लाइंस होंगी न्यूरॉन्स की। सो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए ये जो हमने न्यूक्लियस वाला हिस्सा हाईलाइट किया है, इस हिस्से को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? हाइपोथेसिस कैलकुलेट करते हैं। अब जो हाइपोथेसिस है इसके लिए जो हमारे पास फंक्शन इस्तेमाल होते हैं वो हैं तो 6-7 फंक्शन हैं, लेकिन हमारा जो फोकस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है दैट इज़ बेस्ड ऑन द लीनियर फंक्शन एंड द सिग्मॉइड फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन अगर आपने बनाना है तो लीनियर फंक्शन में हम क्या करेंगे? जो हमारे पास हाइपोथेसिस दैट इज़ एक्चुअली थीटा टी ऑफ एक्स। अब जो थीटा के ऊपर आपको टी नज़र आ रहा है दैट इज़ बेसिकली अ ट्रांसपोज। वेक्टर्स हैं दोनों। वेक्टर को वेक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि आप एक वेक्टर को ट्रांसपोज लेकर उसकी रोज को कॉलम में ना कन्वर्ट कर लें। सो यहाँ पे जब हम थीटा टी ऑफ एक्स कहते हैं तो थीटा की ओरिएंटेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है और थीटा किस तरह बन जाता है? थीटा इस तरह बन जाता है, θ0, θ1, θ2, θ3। और फिर उसके साथ जो इनपुट है वो आ जाएगी x0, x1, x2, x3। अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप इस्तेमाल करते हुए इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इस सारी एग्जांपल में एक और चीज़ आती है। हमने जो एग्जांपल ली है वहाँ पे x1, x2, x3 है बस, बट देयर इज़ नो x0 एंड θ0। ये असल में क्या चीज़ें हैं? इनको अगर हम देखें तो ये रियलिटी में जो x0 है ये एक्चुअली 22 यूनिट है जो कि 22नेस कैरी कर रहा होता है और ये हर लेयर पे अलग आपको नज़र आएगा। सो x0 की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 1, बट जो θ0 है ये वेरी करता है। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पे पेश आती है? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर हम और एंड गेट को देखें, और गेट की भी जो इनपुट है और एंड गेट की भी इनपुट है फॉर 2 वेरिएबल्स और इवन फॉर 3 वेरिएबल्स, वो सेम है। फ़र्क कहाँ पे आता है? आउटपुट की साइड पे आता है। एंड द ब्यूटी इज़ कि हमारे पास जो एक्टिवेशन फंक्शन हम लेके चल रहे होते हैं दैट इज़ सेम फॉर
और गेट एंड गेट। तो जब हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन जिसने कंप्यूट करना है वो भी सेम हो गया, हमारे पास इनपुट भी सेम हो गई, तो फिर कैसे एंड और आउटपुट, एंड और गेट की आउटपुट जनरेट होती है? उसमें जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है वो थीटा प्ले करता है। और बाइसनेस को कंट्रोल करने के लिए ये जो एक्स्ट्रा मैंने एक्स नॉट लिखा है और थीटा नॉट लिखा है, ये रोल प्ले करते हैं, और इनके रोल की वजह से एंड गेट वाली इनपुट भी आपको मिलती है और गेट वाली भी आउटपुट आपको मिलती है। विथ सेम इनपुट आपको और गेट और एंड गेट की आउटपुट मिलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ थीटा। अब थीटा क्या रोल प्ले करता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी कंप्यूटेशन को लिखते हैं कि जो हम थीटा टी ऑफ एक्स लिखेंगे, ये असल में इक्वेशन क्या बनेगी। इस इक्वेशन को देखें तो मैं यहाँ पे इसके बॉटम की साइड पे लिखने लगा हूँ थीटा टी ऑफ एक्स। ये एक्चुअली क्या होगी, एक्स नॉट थीटा नॉट मल्टीप्लाई बाय एक्स नॉट प्लस थीटा वन मल्टीप्लाई बाय एक्स वन प्लस थीटा टू मल्टीप्लाई बाय एक्स टू प्लस थीटा थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स थ्री। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनती है, एंड दैट इज एक्चुअली अ लीनियर फंक्शन। सो हम ये देख आए हैं पहले लीनियर रिग्रेशन में कि लीनियर फंक्शन में हमारे पास किस किस तरह के पैरामीटर्स होते हैं। जहाँ तक सवाल है सिग्मॉइड का, सिग्मॉइड इज एक्चुअली अ लॉजिस्टिक फंक्शन। जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फार्मूला है वही यहाँ पे कैरी होगा, और उसी प्रिंसिपल के तहत आप क्या करते हैं कि आप एक डिसीजन बाउंड्री बना लेते हैं, उस डिसीजन बाउंड्री से ऊपर या नीचे आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपके पास जो आउटपुट है वो क्या आएगी। आई थिंक सम बॉडी हैज़ इज माइक ऑन, तो काइंडली आप उसको स्विच ऑफ कर दें ताकि जो डिस्ट्रप्शन है वो ना हो। सो हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो कंप्यूटेशनल न्यूरॉन है और जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन है, इन दोनों में हमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। सो अब अगर हम इसको देखें, इस एग्जांपल को देखें, तो हमारे पास x1 है ऑन लेयर 1, x2 है ऑन लेयर 2, x1 है ऑन लेयर 2। तो हम क्या करते हैं, हम किसी एक न्यूरॉन को पिक करते हैं। लेट्स से आई एम पिकिंग दिस वन। इस न्यूरॉन को पिक करते हुए मैं ये आपको कंप्यूट करके दिखाता हूँ कि इस न्यूरॉन तक आते हुए आप एक्चुअली जब कंप्यूटेशन करेंगे तो कौन कौन सी लाइंस एक्चुअली इसके साथ अटैच्ड हैं। दिस वन, this one and this one। so, इन तीनों की इनपुट जब यहाँ पर आएगी तो ये कंप्यूट होगा। अब देखिए हमारे पास इनपुट तो लिखी हुई है x1 x2 x3 ऑफ लेयर 1, थीटा नहीं लिखा हुआ। तो थीटा को लिखने के दो तीन तरीकाकार हैं। वो हम ऐसे कर लेते हैं कि हमारे पास जो थीटा है उसकी साइड पे लेट्स से कि 2 लिखा हुआ है और 1 लिखा हुआ है, तो इसको हम कुछ इस लिहाज से कह देंगे कि ये 2 जो है वो इनपुट साइड से ले रहा होगा, ठीक है, और ये आउटपुट न्यूरॉन से नंबर ले रहा होगा। so, अगर मेरे पास एक लाइन है वो 2 से कनेक्टेड है और दूसरी जगह पे जाके वो कनेक्टेड है लेट्स से कि 1 के साथ, तो मेरे पास जो थीटा होगा वो 2 1 होगा। इसी लिहाज से मैं थीटा के जो नेम कन्वेंशन है उसको असाइन करता हूँ। तो मेरे पास ये जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है ये एक्चुअली क्या होगी, थीटा 1 2, ये 1 से आ रहा है और 2 की तरफ जा रहा है। ये जो दरमियान में मैंने लिखा है दैट इज एक्चुअली थीटा 2 2, और जो लास्ट में आपको नजर आ रही है दैट इज थीटा
3 2, थीटा 1 2 2 2 एंड 3 2। अब मैं इसको कंप्यूट करके आपको दिखाता हूँ। लेट्स से मैं x2 को कैलकुलेट कर रहा हूँ लेयर 2 के न्यूरॉन, ठीक है। अब ये असल में क्या चीज़ है, ये असल में है, अभी हम किसी 22 यूनिट की बात नहीं कर रहे, तो अभी मैं सिर्फ इसको कंप्यूट करता हूँ। तो ये असल में हमारे पास है, इसकी जो पहली लाइन कनेक्टेड है विद x1 और उसमें थीटा 1 2 था हमारे पास, थीटा 1 2 x1 प्लस थीटा 2 2 x2 प्लस थीटा 3 2 x2 x3, ये हमारे पास क्या x3 है। सो इसको हम ठीक कर लेते हैं, दिस इज x3। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, x1 को भी कंप्यूट करेंगे, x3 को भी कंप्यूट करेंगे ऑफ लेयर 2। सो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन के लिहाज से है। सो हमारे पास जो ये लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 3 है, ये काम किस तरह करते हैं ये तो हमने देख लिया। अब इसका हम दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं। आपके पास जो फर्स्ट लेयर होगी हमेशा, वो कौन सी लेयर कहलाएगी, इनपुट लेयर कहलाएगी, कि यहाँ पे जितनी भी हैं वो इनपुट्स मौजूद हैं हमारे पास। जो लास्ट लेयर है वो हमेशा क्या कहलाएगी, आउटपुट लेयर कहलाएगी। एंड दिस वन इज एक्चुअली आवर हिडन लेयर। और जो आपकी लर्निंग परफॉर्म होती है वो हमेशा कहाँ पे होती है, वो हिडन लेयर पे होती है। और यहाँ पे एक बड़ा मजे का ट्रेड ऑफ है, वो ये है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज़्यादा है, इफ़ यू हैव एक्सेस ऑफ न्यूरॉन्स, तो आपकी लर्निंग बहुत बेहतरीन होगी, बट द कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीज, कि आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी क्योंकि न्यूरॉन्स बढ़ गए हैं, कंप्यूटेशन स्लो हो जाएगी, लेकिन लर्निंग बेहतरीन होगी, वक्त ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह का मॉडल डिसाइड करते हैं जहाँ पे हमें लर्निंग भी बड़ी ऑप्टिमाइज मिल जाए, एक्यूरेसी भी हमारी बेहतरीन हो, प्रिसीजन भी बेहतरीन हो, और जो न्यूरल नेटवर्क है कंप्यूटेशनली वो ऑप्टिमाइज भी हो, कि हम जिन मशीन्स के पर उनको रन कर रहे हैं वहाँ पे वो रन भी हो सके। सो दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट कि जब हम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो हमने ये देखना होता है कि हिडन लेयर में न्यूरॉन उतने ही हों जितने हमें रिक्वायर्ड है, और वो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज ना कर रहे हैं। सो अब हम आते हैं फंक्शंस की तरफ। लीनियर फंक्शन क्या है, सिग्मॉइड फंक्शन क्या है। लीनियर फंक्शन में हमने जिस तरह लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ी थी और लीनियर रिग्रेशन पढ़ी थी, तो उसमें जो लीनियर फंक्शन था वो क्या था, हमारे पास दो तरह के एस्पेक्ट्स आते हैं। एक इस तरह की हमारे पास लाइन बन जाती है और एक हमारे पास इस तरह से लाइन बन जाती है। हमने एक को कहा था कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये पॉजिटिव है, एंड दिस वन इज नेगेटिव। तो अगर हमारे पास कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जो वन लाइन सेपरेटेबल है, तो हम क्या करेंगे, उसको लीनियर फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। और लीनियर फंक्शन में जितने भी हमारे पास न्यूरॉन्स हैं उनके साथ क्या अटैच है, थीटा। अगर मैं इसका फंक्शन लिखना चाहूँ तो फंक्शन मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा थीटा टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2 प्लस थीटा 3 x3 प्लस अप टू थीटा m xm। इस केस में जो मेरा हाइपोथेसिस है वो एक्चुअली क्या है, थीटा टी ऑफ एक्स है, क्योंकि मेरे पास या रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा या रिलेशनशिप क्या होगा, नेगेटिव होगा। बट इफ वी हैव
अ ग्राफ लाइक दैट, हमारे पास कुछ इस किस्म का ग्राफ आ रहा है। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो चेंज हो गई है। प्रॉब्लम चेंज होने की वजह यह है कि अब आप इस तरह की प्रॉब्लम जो आपके पास आई है उसको आप स्ट्रेट लाइन से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। दैट्स वाई यू नीड समथिंग लाइक दैट। आपके पास जो लाइन है अगर ये सेपरेटेबल है तो ये सेपरेटेबल कुछ इस लिहाज से हो कि आपके पास जो प्रॉब्लम है, ये मैं इस वक्त इसको सर्किल कर देता हूँ सो आपको डिफरेंट थोड़ा सा। दिस इज समथिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो हाइपोथेसिस एक्चुअली क्या है? हाइपोथेसिस है h of theta x is equal to 1 over 1 plus e raised to power minus theta t of x। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास लीनियर रिग्रेशन वाली इक्वेशन से आंसर आएगा उसको आप बाद में कहाँ पुट कर देंगे? e की पावर में पुट कर देंगे तो आपके पास लॉजिस्टिक फंक्शन एक्चुअली बन जाएगा। तो इसको यहाँ पे हमने अल्फ़ा कहा हुआ है और अल्फ़ा एक्चुअली क्या है? अल्फ़ा थीटा टी ऑफ एक्स है। ठीक है। सो जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम इस तरह की आ जाती है कि जिसको आप सेपरेट करना चाहें तो वो कुछ इस लिहाज से हो, और उसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक डिसीजन बाउंड्री बना लेते हैं। और डिसीजन बाउंड्री बनाने के बाद हम ये कहते हैं कि इससे ऊपर वाली वैल्यू को लेट से कि हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कह देंगे, इससे नीचे वाली वैल्यू को हम क्या कह देंगे, नेगेटिव कह देंगे। तो इस तरह की भी हम एक एग्जांपल देखेंगे। सो न्यूरल नेटवर्क हमने देख लिया, हमने कंप्यूट करके भी देख लिया कि अगर आप इसको लेट से के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं, हमने लास्ट एग्जांपल में देख लिया। सो आई एम डायरेक्टली मूविंग टूवर्ड्स द एग्जांपल ऑफ एंड गेट। एंड गेट हमारे पास है। एंड गेट पे जाने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम मौजूद है उसको हम किस तरह मैप कर सकते हैं। एंड गेट में हमारे पास जो मिनिमम एंड गेट है दैट इज़ विद टू इनपुट वेरिएबल्स। तो वो जो हमारे पास टू इनपुट वेरिएबल्स हैं उनको अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो कुछ इस लिहाज से आती है कि हमारे पास एंड गेट के केस में ना सिर्फ दो वेरिएबल्स होंगे बल्कि हम एक और फैक्टर भी लेंगे दैट इज़ एक्चुअली अ बाइस यूनिट। उसकी वजह यह है कि हमारे पास एंड गेट और गेट में जो फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो उसको उसकी बाइसनेस को कंट्रोल करता है दैट इज़ द बाइस यूनिट। सो अब उसके लिए जो मैं एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ मैं आपके सामने बनाता हूँ और फिर आप अपनी साइड पे उसको कंप्यूट करें, मैं अपनी साइड पे उसको कंप्यूट करता हूँ। तो मेरे पास जो पहली चीज़ है, मुझे जो सबसे पहली चीज़ रिक्वायर है वो ये रिक्वायर है कि मैं इनपुट्स और आउटपुट्स को देख लूँ। मेरे पास जो इनपुट्स हैं दीज आर x1 एंड x2 और इसका जो रिज़ल्ट है लेट से मैंने उसको ये कह दिया y, जो एक्चुअल आउटपुट है इसकी। और जो मेरे पास आएगी दैट इज़ थीटा टी ऑफ एक्स। इसको हम ये कहते हैं वी हैव इनिशियल इनपुट ज़ीरो सॉरी इट इज़ 0 1। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। हमारे पास ये जो नंबर ऑफ इनपुट्स आ गए हैं वो कुछ इस लिहाज से आए हैं। तो इसको हम ज़रा सा बेहतर कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी जो उनकी है वो सही रहे। अब एंड गेट में जब तक के दोनों सेम ना हो तो आंसर क्या आता है? ज़ीरो। सेम से मुराद दोनों वन ना हो, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब हमने हाइपोथेसिस कैलकुलेट करना है, लेकिन हाइपोथेसिस से पहले हमने अपना न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करना है। सो व्हाट वी हैव इज़ हमारे पास एक x1 है, x2 है एंड वी हैव x0। सो हम पहले x0 को लिख लेते हैं, then we have x1 and then we have x2। x0 का हमें पता है that is equal to 1, always equal to 1। अब मैं इसको ले रहा हूँ और मैं एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहा हूँ।
जो हाइपोथेसिस है वो मेरे पास क्या आता है उसके लिए मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, और लेकिन उससे पहले मुझे इसके थीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो लिखनी है। सो ऑन दिस पॉइंट वी हैव -30, ऑन दिस पॉइंट वी हैव 20 एंड वी हैव 20। सो ये एक्चुअली क्या है, ये थीटा नॉट है, ये थीटा 1 है एंड दिस इज थीटा 2। तो जो मेरे पास इनिशियल इक्वेशन बनती है दैट इज hypothesis of x is equal to theta naught x1 plus theta 1 x1, this is x naught actually, and we have theta 2 x2। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है, तो कुछ आपके पास इक्वेशन इस तरह की रह जाएगी। यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास -30, hypothesis of x is equal to -30 plus 20 into x1 plus 20 into x2। आपने क्या करना है, फॉर फर्स्ट इनपुट हमारे पास x1 भी क्या है, 0 है, और x2 भी 0 है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, -30 आएगा। आप इसमें वैल्यूज डाल के देख लें, आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी वो -30 रह जाएगी। देन वी हैव x1 एंड x0। x1 अगर हमारे पास 1 है तो 20 आ गया, ये वाला हिस्सा 0 हो गया, और 20 - 30 इज इक्वल टू -10। 0 1 के केस में भी हमारे पास -10 आएगा, बट इन केस ऑफ 1 1 हमारे पास क्या रह जाएगा, -30 + 20 + 20 विच इज इक्वल टू 10। अब हमें एक डिसीजन बाउंड्री चाहिए जिससे हमने ये देखना है कि हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो सही आ रही है कि नहीं आ रही। जो हमने अपनी डिसीजन बाउंड्री बनाई उसमें हमने ये चीज़ कह दी कि जो नेगेटिव वैल्यू आएगी और जो ज़ीरो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, ज़ीरो, और जो पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम क्या कह देंगे, 1। तो जहाँ जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है उसको हम क्या कह देते हैं, 0 कह देते हैं, और जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है उसको हम क्या कह देते हैं, 1 कह देते हैं। तो इस लिहाज से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 1। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें एंड गेट कंप्यूट होके बनता है। अब मैं ये चाहूँगा कि ये वाली एग्जांपल आप अपनी साइड पे करें और गेट की। उसके लिए मैं आपको दो चीज़ें बना के दे देता हूँ, दैट इज़ x1 x2 इनपुट आ गई आपके पास y आ गया, हाइपोथेसिस आपने खुद कैलकुलेट करना है, और ये हमारे पास 0 1 0 1 0 0 1 1, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, बाकी सारे के सारे 1 1 आ गए। और जो हमारे पास एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क है वो न्यूरल नेटवर्क हमारे पास कुछ इस लिहाज से, सो नाउ वी हैव अगेन x0 which is equal to 1, we have x1 and we have x2। इसको अगर हम देखें तो ये सारी की सारी जो इनपुट्स हैं वो कुछ इस लिहाज से आ रही हैं, यहाँ पे कंप्यूट हो रही हैं, दिस इज योर हाइपोथेसिस ऑफ x, but this time we have -1 0 on this point, 20 on this and 20 on this। पिछली एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पे -30 था। तो अब आप इसको कंप्यूट करें और अपनी साइड पे देखें कि आपके पास जो और का फंक्शन आ रहा है, तो क्या थीटा की वैल्यू चेंज करने के बाद क्या रिजल्ट हमारे पास और गेट वाला ही आ रहा है, इसको ज़रा चेक करें। सो इक्वेशन मैं आपके लिए लिख लेता हूँ, दैट इज थीटा t of x इज इक्वल टू
-10 प्लस 20x1 प्लस 20x2। इसको अगर हम देखें, सो पहली इनपुट अगर हमारे पास 0 0 है, इसका मतलब ये वाला हिस्सा भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और क्या बचा -10। सो दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, 0 1। 0 1 में से क्या हो जाएगा, -10 प्लस 20, द आंसर इज +10। 1 0 के केस में भी -10 प्लस 20, द आंसर इज +10। In case of 1 1, we have 20 plus 20, 40, 40 minus 10, that is equal to 30। So, अब हम वही डिसीजन बाउंड्री लेते हैं, हम कहते हैं कि जी नेगेटिव वैल्यू या जीरो हो तो हमने क्या उसको लेना है, जीरो। हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो उसको हम क्या कह देंगे, 1। सो इन दैट केस वी हैव एक्चुअली 0 1 1 1। सिर्फ थीटा को चेंज करने से हमने एंड गेट भी देख लिया, हमने और गेट भी देख लिया। अब हम एक्सॉर की साइड पे जाते हैं। सो एक्सॉर के केस में हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है उसको हम बनाने से पहले उसकी इनपुट ले लेते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें अपना थोड़ा सा मैकेनिज्म क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और वो क्या मैकेनिज्म होगा उसकी भी हम बात करते हैं, लेकिन पहले हम इनपुट ले लेते हैं। वी हैव x1, वी हैव x2, वी हैव y, and we have hypothesis of x. So 0 1 0 1 0 0 1 1. This is in word of XOR. So it is XNOR। जो भी XNOR का रिजल्ट आता है, XOR का रिजल्ट आता है, उससे उसके एंड के ऊपर आपने क्या करना है, नॉट गेट लगा देना है, तो आपके पास XNOR बन जाएगा। So in that case XOR में हमारे पास अगर सिमिलर नेचर ऑफ इनपुट आती है तो आंसर हमारे पास हमेशा नेगेटिव आता था, दैट वाज 0। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अगर आपकी वैल्यू सेम आ रही है तो आंसर 1 है, अगर वैल्यू सेम नहीं आ रही तो आंसर क्या है, 0 है। सो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, ये 0 आ गए दोनों, और ये 1 आ गया। सो इसको करने के लिए मैं इसको पहले प्लॉट करके देखता हूँ कि ये प्लॉट करने के बाद सिंगल लाइन से सेपरेटेबल है या नहीं है। अगर सिंगल लाइन से सेपरेटेबल नहीं है तो इसका आंसर हम सिंगल न्यूरॉन से नहीं ले सकते, वी नीड मल्टीपल न्यूरॉन्स। सो हमारे पास जो आउटपुट है वो कंप्यूट करने के लिए हम इनपुट को पहले रीड करते हैं। वी हैव 0 0। अगर मेरे पास यहाँ पे x1 हो और x इस साइड पे x2 हो, तो एक्चुअली क्या होगा, ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और ये इस साइड पे इंक्रीज हो रहा है। सो 0 0 होगा तो आपके पास ये वाला पॉइंट है। फॉर दिस वन 0 1 होगा तो इस केस में x1 0 है, बट y क्या है, जो कि हमने x2 कहा है वो क्या है, 1। सो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आ रही है दैट इज 0। मैंने डॉट को 1 का है और क्रॉस को 0 का है। सो अगर मेरे पास 1 0 है तो भी हमारे पास क्या आती है, क्रॉस। 0 1 के केस में भी क्रॉस आ गया, 1 0 के केस में क्रॉस आ गया, और 1 1 के केस में क्या आ गया, अगेन डॉट। सो इसका मतलब ये है कि इस तरह की प्रॉब्लम को आप सिंगल लाइन से कंप्यूट नहीं कर सकते। तो जब आप सिंगल लाइन से कंप्यूट नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि आपको 2 लाइनें चाहिए हैं इस तरह के आउटपुट को डिफ्रेंशिएट करने में। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह की प्रॉब्लम को अगर मैंने मैप करना है तो मैप करने के लिए जो मुझे न्यूरल नेटवर्क चाहिए वो कुछ बड़ा होगा। तो उसके लिए मैं पहले स्क्रीन को क्या करता हूँ, खाली कर देता हूँ, और स्क्रीन को खाली करने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क है वो क्या बनेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव
x not equal to 1, we have x1, we have x2। यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आती है इसको आप ये कह सकते हैं कि अब जो मेरी आउटपुट है दैट इज़ y1 और y2, और यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आ जाएगी दैट इज़ y नॉट, दैट इज़ अगेन इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट आ जाती है दैट इज़ z। अब मैं क्या करता हूँ, सिमिलर कलर्स लेता हूँ। पहले मैं ले लेता हूँ ब्लू ले लेता हूँ, यानी कि जो y1 के जितने भी कनेक्शंस हैं उनको मैं ब्लू से ड्रॉ करूँगा। y1 का इसके साथ कनेक्शन हो गया, इसके साथ हो गया और इसके साथ हो गया। सो y2 के कनेक्शंस को अब हम देखते हैं। y2 के कनेक्शंस को हम कह देते हैं दैट इज़ एक्चुअली इन ग्रीन। सो हमने कहा y2 के जो कनेक्शंस आएंगे वो एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया और एक ये। तो जो हमारे पास Z का कनेक्शन है वो कुछ ऐसे आ गया, ऐसे आ गया और ऐसे आ गया। अब मैं इसके ऊपर वैल्यूज़ इसकी लिखता हूँ ताकि आपको कंप्यूट करते हुए आसानी हो। तो अगर आपने y1 कैलकुलेट करना है तो आपके पास यहाँ पे इस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -30 आ गई। ठीक है जी, और ये हमारे पास 20 आ गया जिस तरह हमने पहले कंप्यूट किया था। ये जो हमारे पास y2 की तरफ आ रहा है दैट इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास -20 हो गया और ये भी हमारे पास -20 लाइन हो गई। और जो लास्ट लाइन है हमारे पास दैट इज -10, 20, 20। अब जब आप इसको कंप्यूट करेंगे तो अब आपके पास जो रिजल्ट आएगा, हाइपोथेसिस आएगा, वो इन बेसिस पे आएगा। सो इट मीन्स वी नीड टू कंप्यूट y1, y2, और जब y1 और y2 को हम डिसीजन बाउंड्री के बेसिस पे कंप्यूट कर लेंगे तो उसकी बेसिस पे हम आगे जाएंगे और जाके हम z को कंप्यूट करेंगे। तो अभी मैं इक्वेन्स लिख रहा हूँ। सो इक्वेन लिखने के बाद आपकी साइड पे थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा कि हम इसको कंप्यूट करें। इस ध्यान में रखिएगा हर एक की कंप्यूटेशन के बाद आपने डिसीजन बाउंड्री ज़रूर अप्लाई करनी है ताकि अगली कंप्यूटेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो पहली चीज़ जो हमारे पास आती है वो ये आती है कि जो हमारे पास y1 आ रहा है, y1 इज एक्चुअली इक्वल टू, जो उसके साथ लाइंस कनेक्टेड हैं, -30 प्लस 20x1 एंड प्लस 20x2। y2 किसके बराबर है, जो उसकी तरफ लाइंस आ रही हैं, 10 प्लस -20x1 प्लस -20x2। अब जब आपके पास y1 आ जाएगा, y2 आ जाएगा, अब आपने z को कैलकुलेट करना है। सो व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ z? z इज एक्चुअली इक्वल टू -10 प्लस 20 y1 प्लस 20 y2। सो अब हमें इस लिहाज से कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास एक्सनॉर गेट जो है उसका आंसर निकल आएगा। सो कंप्यूटेशन मैं आपकी साइड पे छोड़ता हूँ और फिर हम उसको देखते हैं। सो नाउ वी हैव एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट को भी आपने इसी लिहाज से रखना है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आएगा? फ़र्क ये आएगा कि जहाँ पे वहाँ पे जो वैल्यूज़ पॉजिटिव थी अब वो यहाँ पे क्या आ जाएंगी, नेगेटिव आ जाएंगी, और जो वैल्यूज़ थीटा की वहाँ पे
पॉजिटिव थी वो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएंगी, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी, तो आपके पास एक्सॉर गेट भी बन जाएगा। सो आपने जो एक्सॉर गेट की कंप्यूटेशन करनी है वो बेस्ड ऑन एक्सनॉर गेट आपने करनी है, बट इन इनवर्ट। तो मैं अपने एक्चुअल जो है वो डेटा सेट की तरफ आना चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास डेटा सेट होता है तब हम क्या करते हैं, तब हमारे पास इनपुट्स क्या होती हैं, हम उनको कंप्यूट किस तरह करते हैं, इसको देखते हैं। सो दिस इज़ द फेमस डेटा सेट जो आपने लास्ट टाइम बहुत सारी जो कंप्यूटेशंस परफॉर्म की उसमें आपने इसको किया। इस डेटा सेट को अगर हम देखें तो इस डेटा सेट में हमारे पास जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो कितनी है, 4 है यहाँ तक। और जो आउटपुट है हमारे पास वो कौन सी है, प्ले के केस में। सो अगर मैं इसका न्यूरल नेटवर्क बनाना चाहूँ तो वो किस तरह बनेगा, पहले हम उसको बनाते हैं और फिर जब हम कोडिंग कर रहे होंगे तो हम इसी को देख के कोडिंग भी करेंगे। सो हमारे पास जो इनपुट है वो कितनी है, 4 है, अपार्ट फ्रॉम दी 1। यहाँ पे हम 22 यूनिट को फिलहाल नहीं ले रहे, हमने कहा कि हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, तो हमें इनपुट लेयर पे कितने न्यूरॉन्स चाहिए होंगे, 4 चाहिए होंगे। हमने क्या किया, हमने एक न्यूरॉन बना लिया, इसमें चूँकि हमारे पास जो स्पेस है वो हमने बड़ी तरीके से इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए मैं ये करता हूँ, इसको मैं ऐसे कह देता हूँ, दिस इज आउटलुक, दिस इज वन ऑफ द न्यूरॉन, दिस इज टेम्प, ये सेकेंड न्यूरॉन है हमारे पास, इनपुट न्यूरॉन की बात करें, दिस इज ह्यूमिडिटी, and the last one is actually windy. So outlook, temperature, humidity, windy, ये जो 3 है हमारे पास इनपुट्स हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर एक और लेयर बनानी है, दैट इज दी हिडन लेयर। सो हिडन लेयर में मैं ले रहा हूँ 5 न्यूरॉन ले रहा हूँ। इट इज अगेन योर चॉइस कि आप इसको किस तरह करते हैं। हिडन लेयर में हमारे पास जो बन रहे हैं उनको हम कुछ चलें ऐसे ही ले लेते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर आ गया, इसका फासला हम थोड़ा सा कम कर देते हैं बिकॉज वी नीड स्पेस। हमने यहाँ पे एक न्यूरॉन ले लिया, हमने यहाँ पे ले लिया, दिस वन एंड दिस वन। सो अब हमने क्या करना है, हमने आउटलुक को इन 5 के साथ कनेक्ट करना है। सो व्हाट वी विल डू इज़ हम इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे कनेक्ट करेंगे और ऐसे कनेक्ट करेंगे। सो ये हमारी अपनी चॉइस है कि हमने हिडन लेयर पे कितने न्यूरॉन्स रखने हैं। मैं अगेन इसको थोड़ा सा बेहतर कर देता हूँ बिकॉज द स्पेस इज़ द इशू। सो लास्ट न्यूरॉन को हम ज़रा छोटी सी जगह पे बना लेंगे। सो मैं इसको थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पे बना लेते हैं। दिस इज गुड। अब हम आउटलुक को कनेक्ट करते हैं, आउटलुक इन 5 के साथ कनेक्ट हो गया। देन हमारे पास बारी आती है जी लेट्स से कि विंडी की। विंडी को आपने इन सब के साथ कनेक्ट कर दिया। देन यू हैव टेम्परेचर। टेम्परेचर के केस में हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। देन वी हैव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के केस में हमारे पास दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। अब हमारे पास चॉइस थी, हमने हिडन लेयर में 5 न्यूरॉन्स लिए हैं, हम इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है हमारे पास वो 14 है। अब जो हमारे पास लास्ट न्यूरॉन आएगा उसको मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ। दैट विल एक्चुअली डिसाइड कि हमने खेलना है या नहीं खेलना। सो इसके लिए हमारे पास जो लेयर्स बनती हैं, लाइंस बनती हैं, वो कुछ यूँ बनेंगी। यहाँ से अब हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तो दिस इज आवर एग्जाम्पल। अब हम क्या करते हैं,
हमारा जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड वाला हिस्सा है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। सो अब हमने अपनी साइड पे ये करना है कि अब कोडिंग की साइड पे हमने थोड़ा सा आना है।